देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का या पाकिस्तानियों का या अपोजिशन का एक इम्तिहान है। 8 फरवरी है। आज से 2 साल पहले पाकिस्तानियों का मैंडेट छीन लिया गया था। देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ये वारदात कोई पहली दफ़ा नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा गेम डालती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर धांधली की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एस्टेब्लिशमेंट 19-20 तो करती रहती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास अपने 10-15 बंदे होते हैं, वो उन्हें जितवा देते हैं, फिर जिसकी भी हुकूमत बन रही होती है उसको तोहफे में दे देते हैं, और इस तोहफे के बदले में हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके अपने मामलात कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने उल्टा काम किया, उन्होंने जीतने वालों को हरा दिया। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट डील करती है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसके आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। यानी जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आने के इम्कानात ज़्यादा थे तो उनकी तवज्जो तहरीके इंसाफ की तरफ थी। 2013 में नून लीग के आने के इम्कानात ज़्यादा थे तो उनकी तवज्जो नून लीग की तरफ थी। 2008 में बेनज़ीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के आने के इम्कानात ज़्यादा थे तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला कर दिया था। हमेशा यही होता है। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तोती बोलता था 180 नशिस्तों पे 81 नशिस्तों पे 181 थी, ये कामयाब हो रहे थे, लेकिन 17 सीटों वाले को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर ज्यादती पहली मरतबा की। ये पाकिस्तानियों के मैंडेट के ऊपर डाका है, पाकिस्तानियों के वोट की पर्ची की तौहीन है, और पाकिस्तानियों की इज्तिमाई दानिश को बंद कमरों के फैसलों में इन्होंने बूटों के तले रौंद दिया। पाकिस्तानियों की बेइज्जती की चंद लोगों ने बंद कमरों में बैठ के, जिनमें आसिम मुनीर साहब सर फहरिस्त हैं। अब एक मरतबा फिर आज इम्तिहान है। पहिया जाम हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, और ये उनकी पहली ऐसी कोशिश है जिसमें वो मुल्क बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले इस किस्म की कोई कोशिश इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नहीं की। शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और मैं अगले वीलॉग में आपको बताने के काबिल होऊंगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किस हद तक कामयाब हुई, और अगर नहीं हुई तो किस वजह से नहीं हुई, और अगर तो इन्हें कामयाबी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा एतमाद इन्हें मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट को घबराहट तारी हो जाएगी और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का दबाव बढ़ जाएगा और उनको ये समझ आ जाएगी कि हम मुल्क बंद कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पे भी, और फ्यूचर में वो इस प्लान को मजीद रिफाइन कर सकते हैं। अगर कामयाब नहीं होते तो फिर इन्हें सीखना पड़ेगा, दोबारा नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इमरान खान ने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है लड़ाई के अलावा। इमरान खान ने कोई डील लेने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में दोबारा उन्हें डील ऑफर हुई है, लेकिन इमरान खान साहब डील ले नहीं रहे। देखिए, वजूहात आपको समझनी पड़ेगी। नंबर एक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को यह बात समझ आना शुरू हो गई है कि जितना मर्जी मारो, ये इमरान खान का जिन बोतल में बंद नहीं कर सकते। जो मकबूलियत का जिन है इमरान खान की, जैसे नौजवान उनके साथ खड़े हो गए हैं, ये इसको खत्म नहीं कर सकते। अभी एक पागलपन वाला इन्होंने कुछ अर्सा पहले फैसला किया कि हम 25 साल तक वोटर की तादाद को ले जाएंगे। इन्हें बताया गया उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जेनजीज की एक तादाद को बीच में से निकाल देंगे तो बाकियों का आप क्या करेंगे? जो इससे पहले वाली जनरेशन है, जनरेशन वाई, उसका आप क्या करेंगे? जो 80 की दहाई में लोग पैदा हुए, 90 की दहाई में पैदा हुए, उनका आप क्या करेंगे? या उससे पहले वालों का आप क्या करेंगे? ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनको ये बताया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट को यह समझ आ गई कि ना मईशत चलती है, ना मुल्क चलता है, ना फैसले हो सकते हैं, ना इज्जत ही बचती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? तो इमरान खान को अंगेज तो करना पड़ेगा। दूसरा, देखें, एक और बहुत सीरियस इशू है जिसको हम डिस्कस नहीं करते नॉर्मली। इमरान खान ने ना रास्ता छोड़ा कोई नहीं अपोजिशन के लिए। यानी वो अगर डील ना करे तो क्या फायदा? सारी अपोजिशन फर्ज करें डील कर ले और इमरान खान ना करे तो क्या फायदा? क्योंकि इमरान खान डील करेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, अदरवाइज उन्हें शिकस्त रहेगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो टक्कर देती रहेगी। क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वो किसी और के साथ तो खड़ी नहीं है। इमरान खान जिसे आगे करता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक अदम एतमाद है मौजूदा निजाम पे और हुकूमत पे, वो ठीक नहीं हो रहा मामला। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इस हुकूमत का माई बाप बना हुआ है, हम सब जानते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब उनके जूते पॉलिश करते हैं, शू शाइन बॉय का एक इंटरनेशनल उनको खिताब भी मिला। जैसे आसिम मुनीर साहब, उनको डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, वो ये कहते हैं। तो ये तो माई बाप बना हुआ था पाकिस्तानी सरकार का, मौजूदा रजीम का। अब वही आदमी खतरा बन गया है।
मैं कई महीनों से आपको यह बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये जिस किस्म के वादे करके आ गए हैं या जिस किस्म की कमिटमेंट्स इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी हैं, जैसी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानियां करवा दी हैं, ये कोई इतना आसान नहीं होगा उन अहदाफ को पूरा कर देना। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी डिमांड्स आएंगी, बल्कि ऑब्वियस है कि वो आनी है, वो दबे लफ्जों में चीजें कहता भी रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को पूरा करना इतना आसान नहीं। बेशक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान वैसे भी एक हैरत कदा है, यहां पे कभी क्या हो जाए कभी क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। किस लम्हे लोग किस तरफ चल पड़े, किस जगह पे कौन खड़ा होकर क्या हरकत कर दे, ये किसी को आइडिया भी नहीं होता। तो इतना आसान भी नहीं होता चीजें करना। तो डोनाल्ड ट्रंप को मैनेज करते करते प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इमरान खान को टैकल इन्हें करना पड़ेगा। ये जो मर्जी कर ले, जहां मर्जी चले जाएं, इनको अडियाला जेल में जाना पड़ेगा। और अब कुछ इतलात आ रही हैं मुतजाद किस्म की कि अडियाला जेल के दरवाजे से कुछ लोग गुजर के अंदर की तरफ गए हैं और उन्होंने अंदर जाने के बाद कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें की हैं। और वो बातें अभी चेमगोइयां हो रही हैं शहर इक्तदार में और इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ हलकों में इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद एंगेजमेंट की कोशिश की गई। लेकिन ये खबरें याद रखिएगा हर उस मौके पर आ जाती हैं जब एहतजाज की कोई कॉल चल रही होती है, उसके अलावा नहीं आती। तो अगर कोई संजीदगी होगी तो पता चल जाएगा। अदरवाइज इमरान खान साहब तो डट कर खड़े हैं, वो अब तक उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, वो किसी किस्म की डील के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। नाजरीन, जो दहशतगर्दी का मामला अफसोसनाक हुआ इस्लामाबाद में, उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक तो आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने कहा कि हुकूमत के पास कोई गैब का इल्म नहीं है कि हमलों का पहले से पता लगा लिया जाए। भाई फटे मूवी, यानी हुकूमत के पास कोई गैब का इल्म नहीं है कि पहले से पता लगा लिया जाए। तो दुनिया भर की एजेंसियां दहशतगर्दी के वाकयात को होने से पहले कैसे रोकती हैं, कैसे रोकती हैं? या आपकी जो एजेंसियां हैं वो कई दहशतगर्दी के वाकयात को रोक भी तो लेती हैं, तो उन्हें कैसे रोकती हैं? क्या उनके पास गैब का इल्म है? बेशुमार आपके पास टाउट लगे फिरते हैं जिनके पास गैब का इल्म है। वो पहले ही बता देते हैं कि अदालत ने कल क्या फैसला देना है। गैब का इल्म है ना उनके पास, वो पहले ही बता देते हैं कि अब कौन गिरफ्तार होगा, किसके लिए जमीन तंग की जाएगी, वो पहले ही बता देते हैं कि किसकी जबाबंदी की जाएगी, वो पहले ही बता देते हैं कि अब कौन सा जज फारिग होने वाला है, कौन से नया कानून बनने वाला है। ये गैब का इल्म नहीं है तो और क्या है? उनको पहले से कैसे पता चलता है? एजेंसियों का काम ये होता है, ये इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कोई ट्रैवल एजेंसियां नहीं है। इन्होंने पहले से पता लगाना होता है और इनके पास ऐसे सोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। इनको टेक्नोलॉजीज अलग अलग किस्म की दुनिया भर की लेकर दी हुई है और इनकी कमांड है पूरे मुल्क के ऊपर। हर कैमरे के ऊपर इनकी कमांड है, कंट्रोल है, हर मोबाइल फोन के डाटा तक इनकी कंट्रोल है। तो जितना कंट्रोल इनके पास है, इंटरनेशनली बहुत कम एजेंसियों के पास इतनी सहूलत होती है जो पाकिस्तान की तरफ ने इनको हर चीज दे दी है। यानी ब्यूरोक्रेट्स तक का फैसला तो ये लोग करते हैं, वेटिंग एजेंसी तक तो इनको बना दिया कि ये फैसला करेंगे कौन ठीक है कौन गलत है। और ये शहबाज शरीफ साहब ने किया था, मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इनका काम ही ये होता है कि कोई वाकया होने से पहले उसको रोकना। मोहसिन नकवी साहब ने देखे एक दावा किया, उन्होंने कहा कि जी 99 वाकयात रोकते हैं तो एक हो जाता है, यानी ज्यादातर वाकयात को हमारी एजेंसियां रोक लेती हैं। एक तो ये एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि हमारी एजेंसियों ने कई वाकयात जो दहशतगर्दी के हो सकते थे उनको रोका। लेकिन जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि 99 और 1 की रेशियो है, तो ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया एजेंसियां रोकती हैं तो उस वाकये की फिर खबर चलाई जाती है कि एजेंसियों ने दहशतगर्दी की कार्रवाई को नाकाम बना दिया, पहले से दहशतगर्द पकड़ लिया, बारूदी मवाद बरामद कर लिया। यह खबर बहुत कम चलती है पाकिस्तान में और दहशतगर्दी की खबर बहुत ज्यादा चलती है पाकिस्तान में। यानी ऐसा लगता है कि रेशो उल्टी है, दहशतगर्द ज्यादा वाकयात में कामयाब हो रहे हैं, एजेंसियां कम वाकयात को रोकने में कामयाब हो रही हैं। यानी मैं ये इसलिए कह रहा हूं, देखिए 12 शहरों पे एक साथ अटैक हो गया, इतना बड़ा अटैक प्लान भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, वो पहुंच भी गए, हमला भी हो गया, और हमला होने के बाद आपको पता चलता है कि हमला हो गया। पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली, बार बार शहरों को यरगमाल बना लेते हैं, सड़कें बंद करके लोगों को लूट लेते हैं, बल्कि कत्लेआम कर देते हैं, वहां पर अगवा कर लेते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में हो रही है ना। फेडरल कैपिटल के अंदर 2 खुदकुश धमाके हो गए 3 महीने के अंदर, बहुत अफसोसनाक वाकया है। और देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की और सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉब होती है ना, बड़ी थैंकलेस होती है। ये अच्छा काम करते रहते हैं ना तो इनको शाबाश थोड़ी बहुत मिलती रहती है, रूटीन का काम चलता है। लेकिन जब ये कोई गलती करते हैं तो इनको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। देखिए सवाल ये नहीं है कि ये क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं।
सवाल यह है कि जिस काम के लिए इनको भर्ती किया गया ये सिर्फ वही काम कर रहे हैं, तो जवाब है कि नहीं। जब आप इनसे गैर आईनी गैर कानूनी काम लेते हैं, इनके हलफ की खिलाफ वर्जी इनसे करवाते हैं, तो फिर आप इन्हें अकाउंटेबल नहीं कर सकते कि आपने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं की। मैं फिर समझाता हूं आपको। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के कुछ वाकयात रोके भी हैं। मैं मानता हूं जितने वो कह रहे हैं उतने तो नहीं, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां रोकती भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नाकाम है, लेकिन बहुत सारे वाकयात इसके बावजूद होते चले जा रहे हैं। जो वाकयात होते चले जा रहे हैं उन पे हम किसी को अकाउंटेबल इसलिए नहीं ठहरा सकते कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है उनसे हम गैर आईनी और गैर कानूनी काम ले रहे हैं और उनसे लगातार उनके हलफ की खिलाफ वर्जी करवा रहे हैं। हम उनसे अब ब्लैकमेल हो गए, उनसे अब जवाब कैसे मांगे? जब आप एक आदमी से गलत काम लेते हैं तो फिर आप उसको कैसे कह सकते हैं कि तुमने काम ठीक क्यों नहीं किया? यह है मसला। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा पैगाम दिया नमाज जनाजा में। हमारे शिया और सुन्नी भाई मिलकर शरीक हुए नमाज जनाजा में शोहदा के, और इमाम बारगाह में शहीद होने वाले जितने भी शोहदा थे उनकी नमाज जनाजा जब अदा की गई तो मनाजिर मैंने देखे और मुझे यानी बड़ा अफसोस का ये वाकया है, बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन एक बात है कि बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया पाकिस्तानी भाइयों ने। शिया और सुन्नी ने मिलकर नमाज जनाजा अदा की और इससे एक बड़ा मैसेज गया। लेकिन इस नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल भी नहीं आए। इस नमाज जनाजा में मैंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी नहीं देखा। तो इन्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को और ये बाकियों को ये जाना चाहिए था इस नमाज जनाजा में। देखें ना, फील्ड मार्शल साहब ने पिछले दिनों नवाज शरीफ के नवासे की शादी में 3 घंटे उनके घर गुजारे। क्या किसी और शहीद के घर में उन्होंने इतने घंटे गुजारे? मेरा सवाल है, क्या किसी शहीद के घर के अंदर उन्होंने इतने सारे घंटे गुजारे हैं फील्ड मार्शल ने, जितने घंटे उन्होंने नवाज शरीफ के नवासे की शादी में गुजार दिए? सवाल है मेरा एक और सवाल है कि 4 रेंजर्स के जवान 25 नवंबर 2024 की रात को इस्लामाबाद में जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। एक बड़े खानदान के नौजवान ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसका मलबा पीटीआई पे डाल दिया गया और अगले दिन हमने एक मंजर देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब आंखों में अंगारे लिए हुए एक साथ कंधा दे रहे हैं रेंजर्स के जवानों को, क्योंकि पीटीआई पे डाल दिया था, एक पॉलिटिकल मामला बन गया था और फिर पीटीआई के लोगों का कत्लेआम भी हो गया। उसके बाद हमने देखा ये पीटीआई के नौजवानों का कत्लेआम भी हुआ वहां पे डी चौक में। तो इस तरह का मंजर हमने दोबारा कभी क्यों नहीं देखा? कई हमारे जवान शहीद हुए, बॉर्डर पे शहीद हुए, कभी हमने इस तरह दोबारा देखा कि वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने ऐसे कंधा दिया हुआ आंखों में अंगारे लेकर? वो रात पीटीआई ने नहीं मारा था, लेकिन पीटीआई के खाते में डाल के आपने ये सारे मनाजिर देखे थे। मैं अब इसमें क्या कहूं आपको? जब सारे के सारे आवे का आवा ही बिगड़ा होगा, सारे पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो फिर मुल्क को कौन संभालेगा? मोहसिन नकवी ने एक एतराफ किया, ये बात अच्छी है। उन्होंने कहा जी दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड को 12-13 घंटों के अंदर अंदर सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने पकड़ लिया। तो देखे ना, एक बात तो दुरुस्त हो गई ना कि डीजीआईएसपीआर जो कहते हैं, बाकी लोग ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है, वो करती नहीं है, तो वो तो गलत हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, सीटीडी ने कार्रवाई करके मास्टरमाइंड को पकड़ा, लेकिन ये शख्स पहले पकड़ा जाना चाहिए था। इन लोगों के खिलाफ पहले एक्टिविटी होनी चाहिए थी, दहशतगर्दी का वाकया होने से भी पहले। नाज़रीन, अब आप आ जाए जरा, ये जो बसंत के मामला चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं कि लाहौर में बसंत लोग मना रहे हैं और कुछ हवा चली, उसके बाद हमने देखा पतंगे उड़ी। कुछ इलाकों में बसंत की अच्छी रौनक लगी है, लेकिन कुछ इलाकों में बिल्कुल ही रौनक नहीं है, बहुत कम है रौनक। जो बसंत हम मनाते थे ना, मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कैसा चल रहा है? बड़े खुश हैं, सारे बसंत मना रहे हैं। और मैं हमेशा से इस बात का हामी हूं कि एक महफूज बसंत होनी चाहिए। ना सिर्फ महफूज बसंत होनी चाहिए बल्कि इसमें एक कंपटीशन होना चाहिए लोगों में, ताकि इसकी कीमत भी आसमान के साथ जाके ना लग जाए, आम आदमी और गरीब आदमी भी बसंत मना सके। इसमें आप बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनियों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो इनको बांट सकते हैं गरीबों के अंदर, मेले हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर इसको कर सकता है। गवर्नमेंट की सतह पे जश्न अभी सूट नहीं कर रहा है, इसलिए कि इस्लामाबाद में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। जो बसंत हम मनाते थे ना, उसकी 25% बसंत मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि उस लेवल की है, उससे भी कम है। हो सकता है आने वाले सालों में अच्छी हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छी होनी चाहिए, किसी भी हुकूमत हो। ये फेस्टिवल बड़ा शानदार है, इसको करवाना चाहिए।
लोगों को खुशी मनाने का मौका मिलना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो उसे करवाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह फैसला किया था, वो ये करवाने लगे थे। मैं बड़ा खुश था उस वक्त कि एक महफूज बसंत आएगी जिसमें लोगों के गले नहीं कटेंगे और बंदोबस्त हुकूमती सतह पे होगा। लेकिन बदकिस्मती से फिर उस वक्त मुखालफत बहुत ज्यादा हो गई, बल्कि यही PMLN मुखालफत कर रही थी, वो बसंत नहीं हुई फिर। और अब जो है वो ये बसंत हो गई है, PMLN की हुकूमत है, उन्होंने बसंत करवा ली। लेकिन आम आदमी नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है, नंबर एक तो महंगाई है। वो बेचारा गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। जो गुड्डी हम 10-12 रुपए की लेते थे वो आज 800 से 1000 रुपए तक मिल रही है। बहुत महंगी हो गई, बहुत सारी गुड्डियां मिल ही नहीं रही। फिर ये ऑर्गेनिक नहीं है, हुकूमत ने इसको सारे को अपने जकड़ लिया सारी चीज को। तो ये ऑर्गेनिक होता ना, लोगों की तरफ से इनिशिएट होती चीज तो ज्यादा उसका मजा आता और ज्यादा बेहतर होती। फिर एक चीज और है कि ये लोगों का नहीं, हुकूमत का त्यौहार है यानी, और इसमें कंपटीशन नहीं है। जब बहुत सारे ताजिर होते हैं, बहुत आप लोगों को अलाउ कर देते हैं वक्त से पहले, तो बहुत सारे लोग गुड्डी बनाते हैं। जब मार्केट में ज्यादा सप्लाई आती है, सप्लाई जितनी ज्यादा होगी ना उतनी ज्यादा उसकी डिमांड कम होगी और फिर कीमत कंट्रोल हो जाएगी। तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई का भी मामला था। लेकिन लोगों के चेहरों पे खुशी आई है लाहौर की सतह पे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ एक इस्लामाबाद में, उसकी वजह से काफी लोग तकलीफ में है। ये भी एक वजह है कि बसंत पे उस तरह की रौनक नहीं हुई जैसे पहले हो जाती थी। हुकूमत को ये लगता है कि मेले ठेले दिखा के इस तरह की चीजें करके वो लोगों को इमरान खान से दूर कर देंगे। देखिए ना, कभी कहते हैं बसंत आ गई, कभी कहते हैं कोई मेला आ गया, कभी कहते हैं लोग कॉन्सर्ट में गाना सुनने आ गए, कभी कहते हैं जी ईद आ गई, लोगों ने शॉपिंग कर ली, कभी कहते हैं जी लोगों ने बकरे कुर्बान कर दिए, कभी कहते हैं जी फलाना इवेंट हो गया, कभी कहते हैं जी फलाना इंसिडेंट हो गया, कभी कहते हैं जी मस्जिदों में रश लग गया, लोगों ने रोजे रख लिए, लिहाजा लोग इमरान खान से दूर हो गए। और भाई इन चीजों से कोई इमरान खान से कैसे दूर हो जाएगा? तमाम नॉर्मल लोग ये सारी चीजें करते हैं। लोगों को हक है कि वो अपने आप को एंटरटेन करें। लोग आपके साथ नहीं खड़े। प्रॉब्लम ये है, आप आज फैसला कर देंगे इमरान खान को लोग भूल गए क्योंकि लोग बसंत पे गुड्डी उड़ा रहे हैं। क्यों जी? कैसे भूल गए इमरान खान को? आप कल अपना जलसा भी रख ले, इमरान खान का भी रख ले, 5 मिनट में फैसला हो जाएगा। आप रख लें ना, 1 हफ्ता ले ले और मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर दें। इमरान खान को आप 24 घंटे दे दें और मीनार पाकिस्तान पे जलसा करवा लें। आप 1 हफ्ते की मेहनत अपनी एक तरफ कर लें और इमरान खान को 24 घंटे दे दें, आपको जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। अगर 10 गुना जलसे का फर्क ना हुआ तो मैं सहाफत ही छोड़ दूंगा। मुझे भी पता है ना इस वक्त क्या सूरत हाल है ग्राउंड के ऊपर। तो ये है भी, आप एक इवेंट को इधर का कोई उधर का उसको ला के ये किस किस्म का आप बयानियां बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को अपने आप को कि क्योंकि लोग गुड्डी उड़ा रहे हैं लिहाजा लोग इमरान खान से नफरत कर रहे हो। मैं लाहौर में होता और ये इस्लामाबाद वाला इंसिडेंट ना हुआ होता तो मैं मौके से फायदा उठाता। मैं बचपन से पतंगबाज हूं, हो सकता है मैं भी गुड्डी उड़ा रहा होता वहां पे, मैं भी पतंगबाजी कर लेता वहां पे, मैं कर लेता। ज्यादा इम्कान आते हैं अगर ये इस किस्म का अफसोसनाक वाकया ना होता तो इसमें क्या है, कोई भी आदमी ये कर सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दिन में एक पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी दी हुई है, तो इस वजह से उनके लोगों को तो बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। उन्हें अपना जो आज का दिन है उसे कामयाब करना पड़ेगा। इसी से उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। नाज़रीन, मैं आपको एक और अजीब चीज बताता हूं। देखिए, एक तरफ तो एजेंसियों पे हम कहते हैं जनाब कि वो रोक रही हैं, नहीं रोक पा रही, उनकी नाकामी हो रही है। क्यों हो रही है? तो ये आज के दिन तक, ये कल के दिन तक मैं आपको बता रहा हूं कि ताजिरों से बयानात जारी करवाए जा रहे थे कि हमारा 8 फरवरी की हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है। एक